बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम अपने लेक्चर 2 का जो है सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मैं आज आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इंट्रोडक्शन दूंगा, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो प्रिपेयर की जाती हैं। ठीक है, आज हम उसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इनको डिटेल से थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे और इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो आज हम उनके कंपोनेंट्स जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उनके अंदर जो जो चीज़ें जो है वो एक स्टेटमेंट्स जो जिस तरीके से प्रिपेयर की जाती हैं और उनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जितनी भी आपने पीछे डेफिनेशंस पढ़ी हैं उनको डेफिनेशंस को आपने थोड़ा सा जहन में रखते हुए इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ज़रा थोड़ा सा गौर करना है। इस हमारे लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कितनी किस्म की जो टाइप्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर की जाती हैं कॉस्टिंग डिपार्टमेंट के अंदर उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है अकॉर्डिंग टू IASB, उसके हवाले से वो क्या कहते हैं जी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एग्जिबिट इट्स यूजेस द फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमें क्या बताती हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन जो है कि कारोबार जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। ठीक है, वो उसके बारे में हमें बताती हैं। फिर उसके बाद फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में हमें बताती हैं कि कारोबार जो है दौरान साल जो है उसने किस तरीके से परफॉर्म किया, अच्छा किया बुरा किया। ठीक है, उसने फ़ायदा कमाया या उसने लॉस कमाया। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस की शक्ल जो है वो हमें बताती हैं। फिर उसके बाद कैश इनफ्लो, कि किस तरीके से कैश की फॉर्म हमारे पास जो है वो कैश किस तरीके से हमारे पास आया, उसका इनफ्लो किस तरीके से हुआ और फिर उसका आउटफ्लो किस तरीके से हुआ, यानी कि वो गया किस तरीके से कारोबार से के अंदर से जो हमने खर्चा किया कैश की शक्ल में वो किस तरीके से था और किन पर्पजेज़ के लिए था। ठीक है, इन चीज़ों का हम एनालिसिस करेंगे। अब ये जो कैश इनफ्लो है इसको हम, जैसे हम फ़र्ज़ करें कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो हम परफॉर्म करते हैं, किसी जगह पे हम कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसकी शक्ल में हमारे से कैश जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर कोई क्या नाम है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती है, यानी कि हमारे कारोबार में कोई बंदा फाइनेंसिंग करता है, ठीक है, तो उसकी शक्ल में हमारे पास इनफ्लो होगा। तो ये सारी चीज़ें हम थोड़ी सी डिटेल से देखेंगे कि हमारे पास जो कैश का इनफ्लो हो रहा है वो किस शक्ल में हो रहा है और जो आउटफ्लो हो रहा है वो किस शक्ल में हो रहा है। ठीक है, और फाइनेंशियल पोजीशन को हम चेक करने के लिए फिर हम कहाँ से देखेंगे, आगे उसके लिए बैलेंस शीट बनाएंगे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट जो है वो हम बनाएंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं ये हम यहाँ पे कुछ डिस्कस कर रहे हैं। कि सबसे पहले जो चीज़ वो बनती है उसको हम कहते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या चीज़ होती है कि बेसिकली ये जो बैलेंस शीट होती है ये कह लें कि एक्यूमुलेशन होती है एसेट्स के हवाले से और लायबिलिटीज़ के हवाले से। यानी कि ये एसेट्स को रिप्रेजेंट करती है और आपकी लायबिलिटीज़ के बारे में आपको बताती है, और ये आपको कारोबार की पोजीशन के बारे में बताती है कि कारोबार जो है वो आपका कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इसके हवाले से हम बैलेंस शीट से जो है इन चीज़ों को हम देखते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाती है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या चीज़ है कि इनकम स्टेटमेंट जो है वो आपको बताती है कि आपका कारोबार जो है उसने किस तरीके से परफॉर्म किया है, उसने आपके कारोबार में फ़ायदे में रहा या नुकसान में रहा। ठीक है, इसके अंदर हम इनकम के अंदर से अपने तमाम जितने भी हमारे एक्सपेंसेस है उसको माइनस करने के बाद हमारे पास रिज़ल्ट जो है कि शक्ल में जो है वो लॉस निकलता है या प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम जो है यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब ये क्या चीज़ होती है, ये बेसिकली जो है ऑनर्स ने जो हमारे कारोबार के अंदर इन्वेस्टमेंट की होती है, फंड्स जो लगाए होते हैं उसके हवाले से ये उसकी
बारे में हमें ये चीज़ बताती है, ठीक है, कि उसकी रिटेन्ड अर्निंग क्या है और उसकी जो है टोटल जो उसकी इक्विटी है वो उसकी क्या सूरत हाल है, उसमें इजाफा हुआ या उसमें कमी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो भी मैंने पहले आपसे डिस्कस किया कि कैश फ्लो के अंदर जो है हम कैश फ्लो का इनफ्लो और कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो हम चेक करेंगे, ठीक है, कि हमारे पास कैश आया है या हमारे से कैश गया है, ठीक है, और किस तरीके से गया, कि किस कौन से हेड्स के अंदर जो है कैश का हमारे इनफ्लो हो रहा है और कौन से हेड्स के अंदर हमारे कैश के का जो है वो आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसके अंदर नोट्स ऑफ अकाउंट्स भी बनाते हैं, ठीक है, जिनको हम नोट्स का नाम भी दे देते हैं, जिसको हम नोट्स ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। इसके अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म की हम पॉलिसीज़, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हम अडॉप्ट करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद डिस्क्लोजर्स जो होते हैं हम देते हैं कि हमने किस तरीके से अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको बनाया है, उनके बारे में डिटेल बताते हैं। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेटरी नोट्स इसमें आ जाते हैं कि अगर हमने अपने कारोबार के अंदर कोई रद्द-बदल किया होता है, कोई चेंजेस की होती हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। फिर ये आगे आ जाता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज़। बिजनेस की फॉर्म्स कितनी होती हैं। अब इसके हवाले से जो है आपने फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग है उसके अंदर भी पढ़ा होगा, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के अंदर भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि बिजनेस की जो एंटिटीज़ हैं उसके अंदर सबसे पहली चीज़ आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ कौन सी होती हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ परचेज मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू फिनिश्ड गुड्स। क्या करती हैं कि ये आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बिजनेस के अंदर क्या करते हैं कि मटेरियल परचेज करते हैं या उससे रिलेवेंट कंपोनेंट्स आप परचेज करते हैं, किसी भी आइटम को फिर उससे आप बनाते हैं, ठीक है। कोई आइटम अगर आपने बनाना होता है, कोई प्रोडक्ट आपने तैयार करनी होती है, तो उससे मुतल्लिका मटेरियल और उससे कंपोनेंट, उसके जो रिलेवेंट कंपोनेंट्स हैं वो आप परचेज करते हैं, उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग उसकी करते हैं, ठीक है ना, प्रोसेसिंग उसकी करते हैं, और फिर उसको फिनिश्ड गुड्स जब आपकी तैयार हो जाती हैं तो फिर आप उनको सेल करते हैं और उससे आप प्रॉफिट कमाते हैं। तो उस चीज़ को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, जिसमें कुछ ना कुछ बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेस या ट्रेडिंग एंटिटीज भी इनको कहा जाता है। ट्रेडिंग एंटिटीज कौन सी होती हैं कि जिसके अंदर आप कुछ बनाते नहीं हैं, कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं करते, बल्कि आप एक फिनिश्ड प्रोडक्ट जो होती है वो बाज़ार से परचेज करते हैं, उसके ऊपर अपना मार्जिन रखते हैं और मार्जिन रखने के बाद आप उसको सेल कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मार्जिन रखा जाए, बाज़ दफ़ा आप जो है जिस रेट के ऊपर चीज़ परचेज करते हैं उसी रेट के ऊपर आपको बेचनी भी पड़ जाती है, ठीक है, बाज़ दफ़ा लॉस के ऊपर भी बेचनी पड़ जाती है। लेकिन ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेस के अंदर क्या चीज़ होती है कि जस्ट आप आइटम परचेज करते हैं और उसको आगे सेल कर देते हैं। अब वो प्रॉफिट के ऊपर भी हो सकता है, वो लॉस के ऊपर भी हो सकता है। फिर उसके बाद सर्विसेज कंसर्न बिजनेस आ जाता है। इसका मकसद क्या होता है, सर्विसेज कंसर्न बिजनेस के अंदर आप ना तो कोई आइटम मैन्युफैक्चर करते हैं और ना ही आइटम आप कोई फिजिकल जो है वो बाजार से टेंजिबल आइटम जो है वो आप परचेज करके उसको आगे बेचते हैं, बल्कि इसके अंदर आप इनटेंजिबल जो है सर्विसेज देते हैं, ठीक है। यानी कि सर्विस आप अपनी दे रहे होते हैं, खिदमात फरोख्त कर रहे होते हैं, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, वो एक अकाउंटेंट भी हो सकता है, वो एक आर्किटेक्ट भी हो सकता है, वो एक लॉयर भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा शख्स जो अपनी खिदमात के बदले में जो है अर्न करता है, उसको हम कहते हैं कि ये सर्विसेज एंटिटीज, सर्विसिंग बेस्ड जो है एंटिटीज हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी जो है क्या नाम है, सेम उसी तरीके से हम कॉस्टिंग भी इसकी निकालेंगे और मुख्तलिफ किस्म के इसके भी अंदर भी जो है हम उसी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। अब आ जाती है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या चीज़ होती है, इट इज़ द कॉस्ट हेल्ड इन मटेरियल एंड सप्लाईज, work in process and finished goods that will provide economic benefits in future. It is also known as stock, ठीक है। ये क्या चीज़ होती है कि ये बेसिकली एक मटेरियल होता है, या आप इसको सप्लाईज भी कह सकते हैं, या ये वर्क इन प्रोसेस की हालत में भी हो सकती है, या इसको ये फिनिश्ड प्रोडक्ट की हालत में भी इन्वेंट्री हो सकती है, ठीक है। जो ऐसी इन्वेंट्री जो आपके पास पड़ी हुई होती है और उसको आपने
उससे आपने फ्यूचर में कोई बेनिफिट हासिल करनी होती है, उसको बेच के या उसको प्रोसेस करके आगे फर्दर कुछ ना कुछ आपने बनाना होता है, या उससे आपने फ़ायदा हासिल करके उसको बेच के फ़ायदा हासिल करना होता है, तो उसको हम कहते हैं ये इन्वेंट्री है आपकी, ठीक है। तो इसको हम स्टॉक भी बोल देते हैं। अब ये जो इन्वेंट्री होती है, तीन जो हमने पीछे बिजनेस डिस्कस किए हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज, उनके अंदर ये मुख्तलिफ शक्लों में ये चीज़ पाई जाती है। मसलन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बिजनेस के अंदर जो है सबसे पहला जो शक्ल है मटेरियल की, वो क्या चीज़ है कि इसके अंदर जो है मटेरियल एंड सप्लाईज जो है इन्वेंट्री की, ठीक है, वो इसमें आ जाती है। ठीक है, मटेरियल सप्लाईज कौन सी होती है, जिसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल इन्वेंट्री आ जाती है, इनडायरेक्ट मटेरियल इन्वेंट्री आ जाती है, फैक्ट्री सप्लाईज इन्वेंट्री, ठीक है, फिर शिपिंग सप्लाईज इन्वेंट्री आ जाती है, ऑफिस सप्लाईज इन्वेंट्री आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है वो इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। अब उसके बाद जो है ये सारी जो मटेरियल होता है ये कहाँ पे पाया जाता है, ये किसी ना किसी स्टोर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। स्टोर आपने एक बनाया होता है जब आप परचेज करते हैं मटेरियल या इन्वेंट्रीज को, ठीक है, और उसके अंदर वो चीज़ आ जाती है। फिर उसके बाद उस चीज़ को हम आगे फर्दर जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है उसको वो ऑन द रेपोजिशन वो मटेरियल जो होता है या जो वो जो आपकी सप्लाईज होती है वो इशू कर दी जाती है प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस क्या चीज़ होती है, द इन्वेंट्री ऑफ पार्शियल सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि ऐसी आइटम जो कि एक पार्शली आपने उसको बनाया हुआ होता है, सेमी फिनिश्ड हालत में वो होती है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम आपने किया होता है और कुछ काम उसके ऊपर अभी रहता होता है, बाकी रहता होता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं ये वर्क इन प्रोसेस है, ठीक है। अब ये वर्क इन प्रोसेस कहाँ पे होता है, ये वर्कशॉप में डेफिनेटली होता है, किसी कारखाने में या किसी ऐसी जगह पे जिधर ये कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग का जो है वो प्रोसेस किया जा रहा होता है, ये वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हम वर्क इन प्रोसेस जो होता है ये भी आपकी इन्वेंट्री का एक हिस्सा होता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है फिनिश्ड गुड्स जो है, द गुड्स विच हैव बीन कंप्लीटेड बट नॉट येट सोल्ड, ठीक है, कि क्या चीज़ होती है कि ये कंप्लीट हो चुकी होती है, हर लिहाज से मुकम्मल प्रोडक्ट बन चुकी होती है, आइटम की शक्ल इख्तियार कर चुकी होती है, यूनिट बन चुका होता है, ठीक है, लेकिन अभी आपने उसको सेल नहीं किया होता, अभी आपके सिर्फ गोदाम में पड़ा होता है या वेयर हाउस जिसको आप बोलते हैं, वहाँ पर वो चीज़ पड़ी होती है गोडाउन में, ठीक है। तो वो भी आपकी इन्वेंट्री ही होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो दूसरी एक हमारा जो बिजनेस था ट्रेडिंग कंसर्न, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि उसमें कोई आइटम आपका बनता नहीं है, बस आपने बाज़ार से ख़रीदना है और ख़रीद कर उसको आप शोरूम में या गोदाम में रख लेते हैं आप, ठीक है। और फिर आप क्या करते हैं कि उसको आगे उसके बाद फर्दर आप उसको बेच देते हैं, ठीक है। सर्विसेज कंसर्न बिजनेस के अंदर आप क्या करते हैं कि उसके अंदर आप किसी ऑफिस में बैठे होते हैं या किसी वर्क प्लेस पे बैठे होते हैं और वहाँ पर बैठकर आप अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। अब इसके अंदर भी वर्क इन प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर वर्किंग प्रोसेस क्या चीज़ हो सकती है कि फ़र्ज़ करें एक आर्किटेक्ट है, उसने किसी चीज़ का डिज़ाइन तैयार करना है, किसी बिल्डिंग का, किसी ब्रिज का या किसी और चीज़ का डिज़ाइन तैयार करना था। अब उस डिज़ाइन में से आपने कुछ उसने बना दिया, कुछ अभी पड़ा हुआ है रिमेनिंग, ठीक है। तो अब उस चीज़ को जो रिमेनिंग जो पड़ा हुआ है उसको हम वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री का नाम दे देंगे, ठीक है। और जो बन गया वो समझ ले फिनिश प्रोडक्ट उसकी बन गई, तो यहाँ पर भी हम कॉस्टिंग उसकी भी निकालेंगे, इन चीज़ों की हम यहाँ पर भी कॉस्टिंग करेंगे। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि कॉस्टिंग को कैलकुलेट करने के लिए हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसका नाम होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, ठीक है। अब अगर तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बिजनेस हो तो इसके साथ में हम थोड़ा सा एक और वर्ड का इजाफा भी कर लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का नाम भी लगाया जाए, ये ज़रूरी नहीं है। अक्सर जगहों पर अगर आप देखेंगे तो ये खाली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का नाम भी स्टेटमेंट के नाम से जानी जाती है, या इसको सीजीएस भी कह दिया जाता है, ठीक है। और ये जो चीज़ होती है कि जो पीछे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक स्लाइड देखी है उसके अंदर ये आपको नोट्स ऑफ अकाउंट्स या नोट्स का नाम जो एक
आपने देखा था, उसके अंदर ये चीज़ जो है वो दिखाई जाती है, शो करवाई जाती है। वहाँ पर बताया जाता है कि हमने कितना, हमारा जो मटेरियल जो हमने, हमारा जो प्रोडक्ट जो हमने बेची है उसके ऊपर कितना खर्चा आया था, हमारी लागत कितनी थी, वो सारी लागत वहाँ पर दिखाई जाती है। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी नोट्स के अंदर या जो हमारे जो डिस्क्लोजर जो होते हैं उनके अंदर ये चीज़ें जाकर दिखाई जाती हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसका जो जो परफॉर्म है, इस परफॉर्मे को मैं आपके साथ में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला जो इसमें एलिमेंट है, कंपोनेंट है, वो है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड का। अब उसकी आगे थोड़ी सी तशरीह है। ठीक है, कि सबसे पहली इसमें जो चीज़ है वो है ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या चीज़ होती है कि ऐसी इन्वेंट्री जो पिछले साल आप जो आपने मटेरियल जो यूज़ कर रहे थे उसमें से जो इन्वेंट्री बच गई थी, क्लोजिंग मटेरियल या क्लोजिंग इन्वेंट्री जो बच गई थी, वो इस साल आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। ठीक है। फिर उसके अंदर जो है हम इस साल जो हमने जो परचेजेस की होंगी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद जो है वो चीज़ हमारे लिए कहलाएगी मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, यानी कि उस मटेरियल, वो मटेरियल के जिसको आप कारोबार में आपने इस साल यूज़ किया है, वो मटेरियल आपका यहाँ पे निकलेगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे कॉस्ट निकल आएगी। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है ऐसा मटेरियल भी कुछ होगा कि जो इस साल इस्तेमाल होने से बच गया। ठीक है, तो उसको हम क्लोजिंग मटेरियल भी क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग मटेरियल का नाम देंगे। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों को प्लस माइनस करने के बाद जो है, जब हम परचेजेस को माइनस प्लस कर देंगे और क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे, तो फिर हमारे पास जो चीज़ निकलेगी वो चीज़ कहलाएगी मटेरियल यूज्ड, यानी कि इस साल हमने इतनी कॉस्ट का मटेरियल यूज़ किया। ठीक है। अब ये इसके अंदर ये जो हमारा मटेरियल है, ये हमारा कहलाएगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। अब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर जब हम डायरेक्ट लेबर, ऐसी लेबर के जो हमने पीछे हमने इसकी डेफिनेशन के अंदर जाके पढ़ा था, अभी थोड़ा देर पहले आपसे मैंने डिस्कस भी किया था कि डायरेक्ट मटेरियल क्या चीज़ होती है, कि या डायरेक्ट लेबर क्या होती है, जो एक किसी भी प्रोडक्ट का एक ऐसा कंपोनेंट बनता है जो उसमें वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है, जिसका एक डायरेक्ट कनेक्शन पाया जाता है किसी भी लेबर और किसी भी आइटम को बनाने में, तो उसको हम डायरेक्ट का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे जब हम डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल दोनों को जब हम जमा करते हैं, जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है उनको प्लस कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए कहलाती है प्राइम कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, प्राइम कॉस्ट के अंदर हम फिर जितने हमारे जो और इसके अलावा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं, वो जब हम इसमें ऐड करते हैं, जिसको हम बोल देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, तो फिर वो चीज़ जो है वो हमारी कहलाती है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। अब टोटल फैक्ट्री जो कॉस्ट होती है, इसको हम टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोल देते हैं, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे निकल आती है। अब इसके बाद जो है, इसके अंदर जो है मज़ीद जो है, कुछ आपके पास ऐसा मटेरियल होगा जो बच जाता है, बचा हुआ था पिछले साल का। ठीक है, यानी कि मटेरियल वो ऐसा था कि जो जिसके ऊपर आपने पार्शली काम किया हुआ था, यानी कि उसके ऊपर कुछ काम आपने कर लिया था और कुछ काम अभी उसके ऊपर रहता था, प्रोसेस अभी होने वाला था, तो जिसको हमने नाम दिया था वर्क इन प्रोसेस का। अब वो कुछ बच गया था पिछले साल, अब वो जो पिछले साल का जो बचा हुआ था वो इस साल आपके लिए ओपनिंग इन्वेंट्री के तौर पर बन जाएगा। तो जब हम वो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस यहाँ पे ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो चीज़ निकलेगी उसका उसको हम नाम देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, कि ऐसी प्रोडक्ट जो कॉस्ट जो कि मैन्युफैक्चर होने वाली है। ठीक है, यानी कि गुड्स जो मैन्युफैक्चर मज़ीद अभी होने वाली है। ठीक है, मुकम्मल अभी नहीं हुई है। फिर उसके बाद उसमें से जब हम लेस वर्क इन प्रोसेस निकाल देंगे, क्लोजिंग जो इस साल हमारे बच गए, तो फिर वो चीज़ हमारी निकलेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, यानी कि जो कॉस्ट जो गुड्स जो मैन्युफैक्चर हुई हैं उनकी जो कॉस्ट कितनी बनी है। अब इसके अंदर अभी फिनिश्ड नहीं है प्रोडक्ट। ठीक है, फिनिश्ड प्रोडक्ट का क्या होगा कि जब हम इसमें ओपनिंग को ऐड करेंगे, ओपनिंग कौन सी जो पिछले साल बच गई थी, और क्लोजिंग को इसमें से माइनस करेंगे, क्लोजिंग कौन सी जो इस साल बच गई रिमेनिंग। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो चीज़ निकलेगी वो निकलेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
यानी कि आपके पास जो एक कॉस्ट निकली है वो उस उन तमाम गुड्स की निकली है जो कि तैयार हैं, मुकम्मल हो चुकी हैं, ठीक है। अब रेडी कंडीशन में जो आपके पास जितना माल आपके पास पड़ा हुआ है उसकी जो टोटल कॉस्ट बनती है वो आपके पास निकलेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की शक्ल में। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट के कौन कौन से होते हैं? इसमें कॉस्ट के हवाले से जो है वो हमारे पास आ जाते हैं, जिसके अंदर मटेरियल एंड सप्लाईज आ जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद लेबर है, फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड है। फिर उसके बाद जो इसके अंदर जो मटेरियल एंड सप्लाईज जो है ये इन्वेंट्रीज में भी पाई जाती है, ठीक है ना। यानी कि इन्वेंट्री के अंदर भी आपके पास जो है मटेरियल में भी बचेगा और सप्लाईज में भी आ जाता है। आपने अभी पीछे डिस्कस किया इन्वेंट्री की जो कंडीशन थी उसमें आपने डिस्कस किया था। फिर इन्वेंट्री के अंदर आपने वर्किंग प्रोसेस भी देखा था और फिनिश्ड गुड्स भी देखी थी, ठीक है। फिर उसके बाद मटेरियल कंज्यूम्ड कौन सा होता है? जिसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री, फिर उसके बाद जो है इसके अंदर जो है ऐड हम नेट परचेजेस को करते हैं। नेट परचेजेस कौन सी होती हैं? जिसके अंदर से जो है परचेजेस प्लस ऑल रिसीविंग एंड हैंडलिंग एक्सपेंसेस को हम जमा कर देते हैं और उसमें से हम लेस करते हैं रिटर्न, जो परचेजेस रिटर्न आपकी होती हैं, या अगर आपने कोई डिस्काउंट्स या अलाउंसेस दिए होते हैं उनको हम लेस करने के बाद जो चीज़ आपके पास निकलती है उसको हम बोलते हैं नेट परचेजेस। तो नेट परचेजेस को हम डायरेक्ट मटेरियल के अंदर जब हम ऐड कर देते हैं तो वो चीज़ हमारी निकलती है मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, ठीक है। फिर उसके बाद जो है लेस रॉ मटेरियल जो है, इसमें से अगर हम कोई क्लोजिंग जो स्टॉक में हमारे पास पड़ा होता है तो उस चीज़ को जब हम इसमें से लेस कर देते हैं तो फिर वो चीज़ हमारे पास निकल आती है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। यह भी हमने पीछे जो कॉस्ट CGS हमने दिखाई थी प्रोफॉर्मा, उसके अंदर भी ये चीज़ें हमने देखी थी। प्राइम कॉस्ट कौन सी होती है? जिसके अंदर आप डायरेक्ट मटेरियल को कंज्यूम को और इसके अंदर जब आप डायरेक्ट लेबर ऐड करती हैं तो वो आपकी प्राइम कॉस्ट बन जाती है, ठीक है। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड क्या होती है? जिसके अंदर आपकी प्राइम कॉस्ट को जब आप जमा कर देते हैं उसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड को, तमाम जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं तो वो चीज़ आपकी कहलाती है जो है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कहलाती है, ठीक है। अब ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस एक्सेप्ट डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, जिसके अंदर जो है तमाम प्रोडक्शन के जो एक्सपेंसेस होते हैं जिसके अंदर सिर्फ आपने जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद जितने भी प्रोडक्शन एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे आपके फैक्ट्री ओवरहेड कहलाते हैं, ठीक है। जिसके अंदर आपकी इनडायरेक्ट मटेरियल आ जाता है, इनडायरेक्ट लेबर आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है, रेंट ऑफ फैक्ट्री आ जाती है और डेप्रिसिएशन वगैरह आ जाती है। तो ये सारे जितने भी हैं मिलाकर फिर आपके बन जाते हैं टोटल फैक्ट्री कॉस्ट बन जाती है। स्टूडेंट्स अभी आपके सामने मैंने जो है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, उसके अंदर मैंने आपके साथ में CGS को थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस किया है। जो कि आप लोग बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट्स इनकम स्टेटमेंट आप लोग पीछे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, उसके अंदर भी आपने पढ़ी होगी। तो यहाँ पे मैंने अभी फिलहाल उनका परफॉर्मा डिस्कस नहीं किया। मैंने अभी आपके साथ में CGS को डिस्कस किया है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट को डिस्कस किया है और उससे रिलेवेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस किया है। आगे जाके हम इंशाल्लाह इनकी डिटेल को भी डिस्कस करेंगे और इनको इसकी हम प्रैक्टिस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि साथ ही साथ इनकी प्रैक्टिस करते रहें और इनके जो रिलेवेंट जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी आप लोग रीड आउट करें और स्टडी करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके माइंड में रह गई हो, जिसके बारे में आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता हो, तो आप लोग मेरे से वो इसी वीडियो के जो कमेंट सेशन है उसमें भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और आप लोग मेरे से व्हाट्सएप के अंदर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।